चलिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन करेंगे। पहला साइज़, साइज़ के लिए क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियस से पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। साइज़ बढ़ गया तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा एड करने का टेंडेंसी उतना कम, तो बन के आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज़ के साथ रिलेशन बनता है इन्वर्स। कैसे अप्लाई करोगे, कहा जाए कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नीचे की तरफ जा रहे थे, डाउन द ग्रुप जाने पर कहेंगे साइज़ बढ़ रहा है, और अगर साइज़ बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। नेक्स्ट वन, अगला फैक्टर बनाया गया जेड इफेक्टिव। रिलेशन समझें, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन ज़्यादा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा, और अट्रैक्शन ज़्यादा, खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। रिलेशन निकल के आया जेड इफेक्टिव का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव ज़्यादा कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़े, नेगेटिव चार्ज बढ़े तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट और साइज के साथ इन्वर्स। लेफ्ट से राइट पीरियड में जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। जो भी स्टेबल कन्फिग्रेशन आता है वो नहीं चाहते उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी कम होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर आप देखें NS2 टाइप का कन्फिग्रेशन तो इसको हम नाम देंगे फुल फिल्ड, और अगर आप देखें NP3 तो ये कहलाएगा हाफ फिल्ड। और ये जो स्टेबल कन्फिग्रेशन है इनकी एफिनिटी कम होगी बेस कंपेयर टू इनके आसपास वाले एलिमेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल का एक एग्जांपल और बन गया इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो जो भी एलिमेंट इस तरह का कन्फिग्रेशन रखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ, स्टेबल कन्फिग्रेशन के लिए एक तो होता है NS2 NP3, ठीक है, या फिर सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल को ले लें NS2 NP6, मतलब इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी सबसे कम रहेगा। दूसरा देखें, इसके अलावा जो स्टेबल कन्फिग्रेशन में आता है, एक होता है जब S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 हो जाए, तो इस तरह के कन्फिग्रेशन को हम नाम देते हैं फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। और जो फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन रखते हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी कम होता है। तीसरा होता है, इन्हीं को आधा कर दें, जैसे कि P में आया 3, D में आया 5 और F में आया 7। क्या आप जानते हैं कि S1 भी हाफ फिल्ड होता है, पर हम उसे स्टेबल कन्फिग्रेशन में कंसीडर नहीं करते। वो हाफ तो हो गया पर उसके अंदर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। ये जो हाफ या फुल कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी है, इसको नंबर ऑफ एक्सचेंज से डिफाइन किया जाता है। एक्सचेंज होते हैं तब इलेक्ट्रॉन पे वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को नाम देते हैं एक्सचेंज एनर्जी, जो उस कन्फिग्रेशन को करस्पॉन्डिंगली स्टेबल कर देती है। पर S1 एक ही डिब्बा होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, दैट्स वाई दैट इज नॉट स्टेबल। तीसरा टाइप जो मैं यहाँ बना रहा था, नाम देते हैं हाफ फिल्ड स्टेबल। तो ये कुछ स्टेबल कन्फिग्रेशंस हैं जिनके लिए IP की वैल्यू ज़्यादा होती थी, और अगर ये कन्फिग्रेशंस आ जाएंगे तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर इनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से जो स्टेबल कन्फिग्रेशन रखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आसपास जो भी आ रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में काफ़ी कम हो जाती है। चलिए वेरिएशन देखते हैं, जब हम मूव कर रहे हो एक पीरियड में या ग्रुप में तो किस तरह का चेंज आएगा। सबसे पहले जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो उसका तरीका समझें। देखो क्या होता है, जब आप एक पीरियड में जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड जमाएं अपन, तो सेकंड पीरियड में से एलिमेंट मैंने उठाया और उनके रेस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम कन्फिग्रेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाफ या फुल पे डिपेंड करेगा। लेफ्ट से राइट तो जेड इफेक्टिव से आंसर आ जाएगा, पर हाफ या फुल की वजह से चीज़ें बदलेंगी। तो देखो चेंज क्या होगा। लिथियम का कन्फिग्रेशन मैंने लिखा 2s1, 2s2, 2p1, p2, p3, p4, p5, p6।
ये जितने भी कन्फिग्रेशन लिखे हैं, अगर आपसे पूछा रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फुल, हाफ और इनर्ट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इनर्ट। उसके बाद अगले नंबर पर स्टेबल होता है फुल फील्ड, और उसके बाद अगले नंबर पर स्टेबल होता है हाफ फील्ड। जो जितना ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन रखेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। अब तीनों में से देख के बताएं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, नियोन। क्यों स्टेबल हो गया, क्योंकि वो एक इनर्ट गैस है। अगले नंबर पे आपसे पूछा रहा है स्टेबल कौन हुआ, आंसर कहेंगे बेरिलियम, क्योंकि उसका कन्फिग्रेशन बन गया है फुल फील्ड। उसके बाद पूछा रहा है कौन स्टेबल है, तो कहेंगे नाइट्रोजन, क्योंकि उसका कन्फिग्रेशन बना है हाफ फील्ड। जो स्टेबल कन्फिग्रेशन रखते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी लगभग नहीं के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कह देंगे ऑलमोस्ट जीरो है या नेगेटिव है, नहीं रखते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे? एनर्जी रिलीज़ तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी हो। अगर इनमें ऐड करने का टेंडेंसी नहीं है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। डेल्टा एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो इनका डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये वाले प्रोसेस एंडोथर्मिक वाले हैं। आगे जो बचे हैं उनको कंपेयर कर लें, तो उसमें कंपेरिजन क्या, लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी बढ़ेगा। हाँ, पर काम की बात एक और जो यहाँ से निकल के आती है कि अगर आपसे पूछा जाए NS1 और NP1 किसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, तो पेनिट्रेशन पावर जो होती है बेसिकली न्यूक्लियस के करीब होने का सीक्वेंस होता है। जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है उस पर न्यूक्लियस ज़्यादा बढ़िया अट्रैक्शन लगाता है। S1 और P1 दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है S1, और जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो एफिनिटी ज़्यादा होती है S1 वाले की एज़ कम्पेयर टू P1। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो ये 2S1 है और ये 2P1 है, तो जो IP है वो ज़्यादा होगी लिथियम की एज़ कम्पेयर टू बोरोन। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो गया कम और लिथियम का एफिनिटी हो गया ज़्यादा। उसके बाद आया कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये सब वो थे जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता था, मतलब प्रोसेस एक्सो वाले थे, और डेल्टा एच की वैल्यू इन सब के लिए नेगेटिव बनी हुई थी, जो जनरल ट्रेंड के हिसाब से एकदम सही है कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना एक्सो होता है। पर ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जहाँ पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी एंडो बना हुआ था। तो ध्यान रखें, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन रखता है उसकी एफिनिटी उतनी ही कम हो जाती है, उनको रिवर्स में डाला जाता है। सबसे पीछे इनर्ट गैस, उसके बाद फुल फील्ड और उसके बाद हाफ फील्ड। S1 और P1 में S1 वाले की एफिनिटी ज़्यादा, तो पीछे बोरोन, फिर लिथियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये सीक्वेंस हमें काम में लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया, और ये था सेकेंड पीरियड के लिए जमाने का तरीका। आपने जैसे सेकंड पीरियड के लिए समझा है, उसी तरह का सीक्वेंस होगा जब हम थर्ड पीरियड के लिए बात करेंगे। बस वहाँ पर एक चेंज ज़रूर आता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो था वो एंडोथर्मिक बना था, जबकि उसके अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो एंडो ना बन के एक्सोथर्मिक बनता है। और अगर एक्सो बनता है तो उसको इस तरह से सबसे पीछे की तरफ नहीं डालना होता, चेंज तो उसमें भी करना होता है, पर उसका चेंज इसके चेंज से थोड़ा सा अलग होता है। देखो अब किस तरह से अप्लाई करना है। सेकेंड पीरियड था, 3 स्टेबल थे, पीछे नियोन आया, फिर बेरिलियम आया, फिर नाइट्रोजन आया, ये एंडो बन गए, फिर बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जमा दिया हमने। चलो फिर से अप्लाई करते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन। काम की बात जैसा ऊपर वाले में हुआ था वैसा ही कुछ है, बस यहाँ पर 2 ही प्रोसेस हैं जो कि एंडो बने हैं। एक तो एंडो बना है इनर्ट गैस आर्गन, और दूसरा एंडो बना है मैग्नीशियम, क्योंकि वो फुल फिल्ड है। जो एंडो वाले हैं उनको तो हमें सबसे पीछे डालना है। सबसे पीछे फेंका मैंने आर्गन को और उसके पीछे फेंक दिया मैग्नीशियम को। ये सीक्वेंस मैंने यहाँ से जमाना चालू कर दिया। देखें, ये जो दोनों एलिमेंट सबसे पीछे की तरफ रखे हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो कहेंगे इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था वो लगभग 0 के बराबर चल रहा था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी ऑलमोस्ट 0 हो गई। अब आगे कंपेयर करना है तो देखो हम क्या कहेंगे इनके कंपेरिजन के तरीके से। फॉस्फोरस को भी यहाँ डाला जा सकता था,
पर हमने इसमें फॉस्फोरस को नहीं रखा, क्योंकि काम की बात यह है कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन की तरह एंडो नहीं होता, फॉस्फोरस होता है एक्सो। तो बाकियों को जमाते हैं। अच्छा, बाकियों को जमाने के लिए सबसे पहले वही तरीका, अगर आपसे पूछा जाए कि NS1 और NP1 किसकी एफिनिटी ज़्यादा, कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब, S या P? S, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और जो न्यूक्लियस के करीब उसकी खींचने की पावर ज़्यादा, और खींचने की पावर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, मतलब NS1। तो सोडियम आगे आएगा और एल्यूमिनियम पीछे, पीछे एल्यूमिनियम, उसके बाद सोडियम। अब फॉस्फोरस के लिए क्या कहेंगे, अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि NP3 और NP2 में चेक करो, तो देखो हम क्या कहें, P3 का कन्फिग्रेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो उसकी एफिनिटी बढ़ गई या कम हो गई। जो भी एलिमेंट कन्फिग्रेशन स्टेबल रखता है वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन ऐड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद स्टेबिलिटी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहेंगे कि P3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी एफिनिटी कम है, और P2 की एफिनिटी ज़्यादा है। मतलब फॉस्फोरस आएगा पीछे और सिलिकॉन आएगा आगे, और उसके बाद फिर सल्फ़र और फिर क्लोरीन जमा दिया। ये जितने भी एलिमेंट आगे की तरफ आए उन सब के लिए कॉमन चीज़ कही जा सकती है कि ये सब वो थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना कैसा प्रोसेस था, एक्सो। तो ये सब एक्सो वाले थे, जबकि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल आए ये प्रोसेस कैसे बने थे, एंडोथर्मिक। तो सीक्वेंस क्या कहता है, बस इतना सा ध्यान रखें कि कौन एंडो है कौन एक्सो है। स्टेबल वाले एंडो हो जाते हैं, जैसे कि बेरिलियम, नियोन और नाइट्रोजन सब हो गया। हाँ, फॉस्फोरस नहीं था। नाइट्रोजन की फैमिली में बस एक ही एंडोथर्मिक होता है, वो है नाइट्रोजन। बाकियों के लिए प्रोसेस एक्सो बनता है। तो स्टेबल वालों को पीछे रखें, S1 और P1 में पेनिट्रेशन की वजह से S1 को आगे रखें। हाफ फिल्ड वाला अगर एंडो है तब तो पीछे की तरफ चला ही जाएगा, और अगर वो एक्सो है तो उसको अपने आसपास वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ डाल दें। जैसे फॉस्फोरस को हमने सिलिकॉन और सल्फर के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ रखा हुआ है, बाकी सबसे आगे आ गए। आप देख पा रहे हो इसमें फ्लोरीन टॉप पर आ रहा है और इसमें क्लोरीन टॉप पर आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन ये बनता है, किसी भी पीरियड के अंदर एनायन बनाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कौन रखता है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड किया था तो वो एनायन में ही कन्वर्ट हुआ था। तो एनायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, यहाँ क्लोरीन की है। मतलब हैलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही उनका भला हो जाएगा। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, नियोन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, आर्गन बन गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हैलोजन्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट वन, वेरिएशन की बात करें जब हम ग्रुप में चल रहे हो तो देखो क्या होगा। ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो कहा जाता है साइज़ का फैक्टर लग रहा होता है। कैसे लगाते हो साइज़, ऊपर से नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन तो कमज़ोर पड़ गए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जिसका साइज़ कम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। बस इसमें कुछ चेंज आता है जब हम बात कर रहे होते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में। जैसे हम बात करें फ्लोरीन और बात करें क्लोरीन। फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस के पास यहाँ एक शेल है और इधर दो शेल है। जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो इसके पास तीन शेल हैं, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया और ये तीसरा शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन लिखा है 2s2 2p5, मतलब इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। उसका कन्फिग्रेशन बना है 3s2 3p5, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब दोनों ही के पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, अब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसका साइज़ छोटा है क्योंकि इसमें दो ही शेल हैं, उसका साइज़ बड़ा है क्योंकि इसमें 3 शेल हैं। अब अगर साइज़ छोटा होगा और आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर छोटी सी जगह में ऑलरेडी ज़्यादा भीड़ अवेलेबल होगी तो एक एक्स्ट्रा पर्सन को उसके अंदर अकोमोडेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले रिपल्शन की वजह से इसके ऐड करने का टेंडेंसी कम हो गया।
जबकि वहाँ पर साइज बड़ा है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो दोनों में बराबर थे, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, पर कहेंगे फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटा है मतलब वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम है मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा रिपल्शन, और जैसा जैसा इनके बीच में रिपल्शन लगेगा तो ऐड करने का टेंडेंसी हो जाएगा कम। इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉजिक दिया जाता है सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन लगता है, दैट्स वाई ऐड करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। वेरिएशन देखो कैसे बनेगा। अगर आपसे कहा जाए 17th मतलब पाए जाते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स जो सबसे बढ़िया नॉन मेटल्स होते हैं, अगर उनमें मैं कंपेयर करूं सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड वालों का एफिनिटी ज़्यादा, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एफिनिटी ज़्यादा? क्लोरीन। और उसके बाद कंपेयर करोगे तो क्या कहोगे? ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी कम हो जाएगा। अगला नंबर आया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीक्वेंस बनकर आ गया। नेक्स्ट वन, अगला ग्रुप देखें 16th मतलब ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम नाम देते हैं चाल्कोजेंस, क्योंकि ये काम आते हैं और बनाने के लिए। ऑक्सीजन और सल्फर मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड में कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा हो गया? थर्ड वाला। तो ऑक्सीजन और सल्फर में तो कौन ज़्यादा हो गया? सल्फर। बाकी कंपेयर करोगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। अगला नंबर आया सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। नेक्स्ट वन देखें, ग्रुप नंबर 15 मतलब फैमिली हो गई नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम हो, जैसा कि हमने बोला था, निकोजन फैमिली है ये, जो कि आम काम में आती है फर्टिलाइज़र बनाने के। सेकेंड और थर्ड पीरियड में एफिनिटी ज़्यादा, थर्ड मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से तो फॉस्फोरस, और बाकी नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो कम होगी फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फाइनल सीक्वेंस बनाना पड़े तो देखो क्या कहेंगे। हेलोजन्स का सीक्वेंस बनता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन को पीछे की तरफ क्यों डालना पड़ा? क्योंकि उसके अंदर एफिनिटी कम हो गई थी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बाकियों में देखें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप के अंदर एफिनिटी रखते हैं, पर सबसे पीछे की तरफ चले जाते हैं। इनको पीछे की तरफ जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, देखो वो किस तरह से दिया जाता है। हम कहेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन दुनिया के अंदर पाया जाता है N2 की फॉर्म में, N2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्डेड अगर होंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तोड़ने के लिए भी एक एनर्जी लगती है जिसका नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा होगी ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, इसीलिए स्टेबल होने की वजह से इनको आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ऐसी दिक्कत हो जाती है तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही कम। तो ऑक्सीजन फैमिली में देखें तो सबसे ज़्यादा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। अगले में देखें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और सबसे पीछे आ गया नाइट्रोजन। इसीलिए आपने देखा था कि नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना एंडो था, पर बाकियों में कंपेयर करें तो प्रोसेस बन के आया था एक्सोथर्मिक। तो जब एक्सो होता है तो ऑलरेडी आगे हैं और वो पीछे की तरफ चला गया। तो इसीलिए अपन कहते थे कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी कम हो जाएगा। पर बस इतना सा ध्यान रखें, सेकेंड और थर्ड में थर्ड ज़्यादा, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन, और बोरोन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम। तो सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करेंगे तो एफिनिटी ज़्यादा थर्ड वालों की होती है। इसी तरह का सीक्वेंस देखो इसमें किस तरह से बोला गया। अगर हम कहें हेलोजन्स का ऑर्डर बनाना है तो ये रहा सीक्वेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकियों में जमाना है जैसे ही ग्रुप के हिसाब से लिखे गए हैं। यहाँ आता है ऑक्सीजन, इधर आता है सल्फर, यहाँ आया फॉस्फोरस, और यहाँ आया नाइट्रोजन। अब ये एडजेसेंट आने वाले एलिमेंट है, अगर इसमें कंपेयर करना हो तो क्या कहेंगे? देखो सेकेंड और थर्ड पीरियड में एफिनिटी ज़्यादा थर्ड की, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में, सॉरी इनकी पोजीशन मैंने ऊपर नीचे लिखी है,
पोजीशन को एक बार सही करते हैं। यहाँ पर आया नाइट्रोजन और यहाँ पर आया फॉस्फोरस। अब आपसे कंपेयर करने के लिए कहें सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड वाला, मतलब यहाँ फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर। लेफ्ट से राइट जाओगे तो कहेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी बढ़ेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर में सल्फर। अब देखो फाइनल सीक्वेंस क्या बन के आया, सबसे ज़्यादा सल्फर है और सबसे कम है नाइट्रोजन। पर एक और काम की बात, आप जानते हैं कि इनका कन्फिग्रेशन Np3 है, और Np3 का मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबल है, और जो स्टेबल होते हैं उनकी एफिनिटी वैसे ही कम हो जाती है, और वैसे ही कम हो जाती है तो सीक्वेंस जब आप बनाओगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा कि स्टेबल होने की वजह से ये कम होने वाले हैं। तो देखो फाइनल सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा एफिनिटी सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल थे, इनकी तो कम होनी थी। एक और सीक्वेंस देखें, लिखा गया कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, सेकेंड और थर्ड में थर्ड ज़्यादा, सेकेंड और थर्ड में थर्ड ज़्यादा। अच्छा, अब इन दोनों में कौन ज़्यादा, तो उसके लिए फिर से ध्यान रखें, इनका कन्फिग्रेशन है Np3 वाला। Np3 मतलब ये कन्फिग्रेशन रखते हैं हाफ फील्ड, और जो हाफ फील्ड होंगे स्टेबल होंगे उनका एफिनिटी कम होगा। तो फाइनल सीक्वेंस बन के आएगा सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, देन कार्बन, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। तो ये ग्रुप ऑलरेडी पीछे की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन स्टेबल है, और स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से इस तरह का ट्रेंड आ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव, टॉप से बॉटम साइज, साइज बढ़ेगा, एफिनिटी कम हो जाएगी। पर बस ध्यान रखें सेकेंड और थर्ड में थर्ड वाला आगे, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस। और बाकियों के लिए क्या कहा गया, लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी बढ़ेगा। पर बस ध्यान रखें जो स्टेबल होते हैं, जो एंडोथर्मिक है वो पीछे आएंगे, इनर्ट सबसे पीछे, फुलफिल्ड उसके बाद, हाफ फील्ड अगर एंडो है तो यहीं पर, अदरवाइज अपने आसपास वाले से पीछे। और S1 और P1 में S1 की एफिनिटी ज़्यादा क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने वाली है। तो ये सीक्वेंस हैं, जब हम वेरिएशन जमाते हैं तो इन्हें हमें काम में लेना होता है। अब इससे पहले जो हमने पॉइंट पे बात की थी वो था IP के लिए, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है EA के लिए। IP हमने डिफाइन किया था मेटल के लिए, और EA डिफाइन होता है नॉन मेटल के लिए। IP में इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, EA में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। मतलब IP वाला प्रोसेस था एंडोथर्मिक और EA वाला प्रोसेस था एक्सोथर्मिक। अब आपस में क्या रिलेशन है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वापस से जोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये एंडो, ये वाला एक्सो, निकालना एंडो और जोड़ना एक्सो। तो क्या दोनों एनर्जीज बराबर हैं? निकालते टाइम जितनी एनर्जी देनी पड़ी, ऐड करते टाइम उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई। तो यहां से तो मुझे ये मतलब समझ में आता है कि IP और EA की वैल्यूज बराबर होती हैं, मतलब जितना IP है उतना ही EA है। पर ऐसा तो नहीं होता, IP और EA दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कौन ज़्यादा है कौन कम है उस चीज़ को समझते हैं। इसके अलावा इनका आपस में रिलेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखो क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करते हैं एक न्यूट्रल एटम के लिए। X एक न्यूट्रल एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और X माइनस में कन्वर्ट हो गया। साइन दिख रहा है कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और एक रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। X में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके जब X माइनस बनाया तो इस प्रोसेस को नाम दिया था EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और X माइनस से जब मैंने रिवर्स में डायरेक्शन दिया तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है, X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो EA और इलेक्ट्रॉन निकाला तो IP। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको तो हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है उसको नाम दिया है IP। अब देखिए ये दोनों चेंज तो बराबर हैं। पहले प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये वाला प्रोसेस तो बनेगा एक्सोथर्मिक जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और रिवर्स वाला प्रोसेस IP है, मतलब ये प्रोसेस बनेगा एंडोथर्मिक। अगर ये एक्सो था तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू बनेगी नेगेटिव, और ये वाला एंडो है तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनर्जी तो सेम है, बस साइन का चेंज आया।
एक जगह माइनस और एक जगह प्लस। अब इनका रिलेशन लिखें तो देखो क्या कहें, दोनों की वैल्यू तो सेम है, पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन हुई थी वो थी x के लिए, जबकि आपने इलेक्ट्रॉन x में नहीं जोड़ा या x में से नहीं निकाला। जब आप रिवर्स की बात कर रहे हैं तो आपने x माइनस से इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब IP है x माइनस की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन जोड़ा है x में और निकाला है x माइनस में, मतलब ये डिफाइन हुआ है x के लिए तो IP डिफाइन हुई है x माइनस के लिए। मतलब रिलेशन क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको साफ करते हैं और इस रिलेशन को समझते हैं। देखो क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो x की है और जो IP है वो x माइनस की है, दोनों की वैल्यू तो बराबर है, पर इस न्यूट्रल एटम का जो EA है वो उसी की IP के बराबर नहीं है, उसके एनायन की IP के बराबर है। मतलब x का EA और x माइनस की IP, इस तरह का रिलेशन बन के आया। फिर से समझते हैं, एक न्यूट्रल एटम की IP से इसको समझने की कोशिश करते हैं। x था, वहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इलेक्ट्रॉन निकाल के उस x को कन्वर्ट कर दिया आपने x प्लस में। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है IP, दिस वन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ दिखेगा, और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो उस प्रोसेस को नाम दिया है EA, मतलब ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉरवर्ड डायरेक्शन IP है और रिवर्स डायरेक्शन EA है। IP किसके लिए डिफाइन हुआ है, x के लिए, और EA किसके लिए डिफाइन हुआ है, x प्लस के लिए। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि IP ऑफ x जो है वो बराबर है EA ऑफ x प्लस के। तो मतलब ये रिलेशन कहता है कि उसी एलिमेंट का IP उसी की EA के बराबर नहीं होता। आयन के साथ रिलेशन पॉसिबल है, पर हाँ x का EA x की IP के बराबर नहीं होता। x का जो EA है वो x माइनस की IP के बराबर है, और जो x की IP है वो x प्लस की EA के बराबर है। मतलब उसी के केटायन या एनायन के साथ रिलेशन हो सकता है, पर खुद के साथ खुद की IP और खुद की EA बराबर नहीं हो सकती। अब इसमें से अगर मुझे बताना पड़े कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है, जैसे क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया कि बताओ सोडियम का IP और सोडियम की EA में कौन ज़्यादा, उसका आंसर करते हैं। Na था और आपने Na से कन्वर्ट किया Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब ये वाला प्रोसेस तो कहलाएगा IP। रिवर्स में देखोगे तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला प्रोसेस कहलाता है EA, मतलब ये वाला IP और वो वाला EA। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकाला था Na से और जोड़ा है Na प्लस में, मतलब रिलेशन कहता है कि जो IP ऑफ Na है वो बराबर होगा EA ऑफ Na प्लस के, मतलब सोडियम के बराबर नहीं, Na प्लस की EA के बराबर होगा। तो सोडियम का IP और Na प्लस की EA दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब Na का IP Na प्लस की EA तो बराबर है, पर Na की EA से कंपेयर करें तो क्या कहें, तो एक रिलेशन समझिएगा। आपको मैंने रिलेशन बना के दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na प्लस। ज़रा देख के बताएं किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, Na या Na प्लस। तो देखो काम की बात, Na और Na प्लस एक ही एटम से बने हुए आयन्स हैं। एक ही एटम के बने हुए आयन हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो तो उनके लिए IP और EA कंपेयर करने का फैक्टर होता है Z इफेक्टिव। लगाएं ज़रा Z इफेक्टिव, Na और Na प्लस में से किसका Z इफेक्टिव ज़्यादा, Na प्लस, और जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि Na प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Na। अब ज़रा इस रिलेशन को काम में लेते हैं। Na प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na से ज़्यादा है, पर जो Na प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो IP ऑफ Na के बराबर है। तो जब Na प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बराबर है और ये वाली चीज़ इससे ज़्यादा है, तो इस रिलेशन को जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na है उससे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na प्लस, और Na प्लस का जो EA है वो IP ऑफ Na के बराबर है। इस चीज़ को पुट करते ही एक रिलेशन निकल के आया कि Na का IP Na की EA से ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ हमें प्रूव करके बता रही है कि किसी भी एलिमेंट का IP उसी की EA से ज़्यादा होता है। तो जहाँ से जो रिलेशन समझते हैं वो ये है कि IP और EA आपस में बराबर नहीं हो सकते। IP और EA में से हमेशा IP की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखाया। और रिलेशन बनता है तो बनता है उनके साथ जो उसके आयन्स होते हैं।
आयंस के साथ कैसा रिलेशन बनता है, तो ये हमने अभी अभी सीखा था कि अगर न्यूट्रल एटम का Ip है तो फिर केटायन की Ea होगी, और अगर न्यूट्रल एटम का Ea है तो फिर एनायन की Ip होगी, पर उस खुद के बराबर हो पाना इन चीज़ों का पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर समझा है, और इन रिलेशंस के बेसिस पर क्वेश्चन हम काम में लेते हैं। देखो किस तरह से पूछा जाता है। कहा गया आइडेंटिफाई करो एंडो और एक्सो को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर इस चीज़ को काम में लेते हैं। पुरानी चीज़ें भी काम में आ जाएंगी। कौन क्या क्या था, S से बनाया S-2, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तो S से बनेगा S-, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो S- से बनेगा S-2। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक्सोथर्मिक, दूसरा जोड़ा एंडोथर्मिक, पर S से डायरेक्ट S-2 लिखा, मतलब पॉली नेगेटिव एनायन का बनना प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। तो S से S-2 वाला जो प्रोसेस है उसको मैं नाम दूंगा, दिस वन इज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वन चेक करें। Na+ से Na बनाया है, हम Na+ से Na नहीं बनाते, हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखते हैं मतलब ये होता है कि आप Na+ से Na नहीं बनाते, आप बनाते हैं Na से Na+। अच्छा, Na से जब Na+ बनाते हो तो उस प्रोसेस को नाम देते हो Ip। अगर ये वाला प्रोसेस Ip तो फिर ये वाला प्रोसेस Ea। Ip होती है एंडो, तो फिर Ea हो जाएगी एक्सो। तो मतलब यहाँ से निकल के आया कि अगर ये एंडो था तो ये वाला प्रोसेस जो होगा दिस वन इज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट वन समझें। N- से N बनाया है। काम की बात होती है कि अपन N- से N नहीं बनाते, हम बनाते हैं N से N-। जब आप N से N- बनाते हैं तो ये वाला प्रोसेस Ea होता है। पर फिर से काम की बात समझें, सेकेंड पीरियड में इनर्ट, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड तीनों एंडोथर्मिक बनते हैं। नाइट्रोजन की फैमिली में अकेला नाइट्रोजन ऐसा है जो प्रोसेस बनता है एंडोथर्मिक। अगर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाला प्रोसेस एंडो था तो फिर जो रिवर्स वाला प्रोसेस होगा दिस वन विल बी एक्सो। वो वाला Ea था तो ये वाला प्रोसेस होगा Ip। तो N- से N का बनना ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। फिर से देखें, अगले वाले प्रोसेस में N से N- बनाया हुआ है। अगर आप N से N- बना रहे हैं मतलब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, ये वाला प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि नाइट्रोजन होता है हाफ फिल्ड और स्टेबल की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होता है। F से F-, फ्लोरीन तो एक नॉर्मल एलिमेंट है, और नॉर्मल एलिमेंट में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो प्रोसेस बन के आता है एक्सोथर्मिक। तो दिस वन विल बी एक्सो। अगला नोटिस करें, P से बनाया P-। नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन तो एंडो था पर बाकी सबके लिए प्रोसेस एक्सो था, और वैसे भी पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना जनरली प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो ये वाला प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम आंसर निकालते हैं। और हाँ, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर B और C जो थे उसके अंदर हमें रिवर्स में देखना पड़ा। तो ये Ip और ये के रिलेशन को काम में लेने का तरीका है। N- से N हमें नहीं समझ में आता, पर हमें समझ में आता है N से N-। अगर ये वाला एंडो तो ये वाला एक्सो था। Na से Na+ तो बनाते हैं, पर कभी भी Na+ से Na तो नहीं बनाते। तो आप नॉर्मल चलें, Na से Na+ बनाए, वो Ip था, ये Ea है, वो एंडो था, तो ये वाला एक्सो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है फिर से वही इसी तरह का रिलेशन है जिसको हमने काम में लिया है, और उसी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो तरीका क्या रहने वाला है। चलिए, क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ IE1 ऑफ Na इज दिस। अगर IE1 दिया है तो पूछा है Ea क्या होगा। पहले Ip चेक करते हैं। जब आप Na से Na+ बनाते हो तो इसी प्रोसेस को तो हम नाम देते हैं Na से Na+ का बनना Ip कहलाता है। अगर Na से Na+ का बनना Ip कहलाता है तो Na+ से Na का बनना क्या कहलाएगा, Ea। अगर Ip था तो ये वाला प्रोसेस बना था एंडोथर्मिक, तो फिर ये वाला प्रोसेस कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक। क्या कहा गया क्वेश्चन ने, जब हमसे कहा जाए कि सोडियम का Ip इतना है तो बताओ Na+ का Ea कितना होगा। अरे भाई, सोडियम का जितना Ip होगा Na+ का Ea भी तो उतना ही होगा, बस एक चेंज आएगा। ये वाला प्रोसेस एंडो है तो इसका डेल्टा H बनकर आएगा पॉजिटिव,
और ये एक्सो है तो इसका डेल्टा एच बनकर आएगा नेगेटिव। मतलब यहाँ पर अगर 5.1 था तो एक्सो होके ये हो जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो रिलेशन है वो इसी तरह से हमें काम में लेना होता है। Na का Ip तो Na प्लस का Ea और क्लोरीन का Ea तो Cl माइनस का Ip। उस क्वेश्चन को काम में लेने का तरीका था। चलिए नेक्स्ट वन, कंपेयर Ip ऑफ F माइनस F Cl माइनस एंड Cl। 4 एलिमेंट हैं, Ip कंपेयर करने को कहा है। यहाँ पर भी उस रिलेशन को काम में लेना होता है जो हम अभी सीख कर आए हैं। सबसे पहले तो Ip की बात कर रहे हैं तो इसको नोटिस कर लेना कि आप पढ़ तो Ea रहे थे पर आपको क्वेश्चन में कंपेयर करना पड़ रहा है Ip। चलिए Ip की बात करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, क्या क्या बन के आएंगे Ip के लिए ऑर्डर। सबसे पहले बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन। जब आप एक पीरियड मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ तो हम कहते हैं ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने की वजह से Ip का वैल्यू कम हो जाएगा। किसका Ip ज़्यादा? फ्लोरीन और क्लोरीन में से Ip ज़्यादा हो गया फ्लोरीन का। कौन सा फैक्टर अप्लाई किया? साइज वाला। दूसरा चेक करें, जब हम कंपेयर कर रहे हो F और F माइनस में, तो जब एक ही एटम के बने हुए आयंस होते हैं तो उनके अंदर हम जो फैक्टर अप्लाई करते हैं उस फैक्टर को नाम देते हैं Z इफेक्टिव। किसका Z इफेक्टिव ज़्यादा? F और F माइनस में से फ्लोरीन का ज़्यादा। नेक्स्ट वन बात करें Cl और Cl माइनस में, तो हम कहेंगे किसके लिए ज़्यादा? Cl का ज़्यादा, क्योंकि फिर से वही एक ही एटम के बने हुए आयंस में फैक्टर अप्लाई किया जाता है Z इफेक्टिव। नेक्स्ट वन, अब 2 एनायन बचे हैं F माइनस और Cl माइनस, उनके लिए कंपेयर करना है तो तरीका देखें। कभी भी अगर एनायन का Ip कंपेयर करना है तो Ip ना चेक करके Ea चेक करें, क्योंकि Ip में कभी भी एनायन नहीं बनता, एनायन बनता है Ea में। Ip में बनाए जाते हैं केटायंस, तो जो Ea आंसर करेगा वही आंसर Ip दे देगा। देखो कैसे अप्लाई करना है। जैसे कहा गया आपने फ्लोरीन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हुआ F माइनस में, और जब आपने क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हुआ Cl माइनस में। इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो प्रोसेस का नाम था Ea, और रिवर्स वाला प्रोसेस हो जाएगा Ip। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो इस प्रोसेस का नाम था Ea, और रिवर्स वाला प्रोसेस हो जाएगा Ip। ज़रा चेक करें, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो तो डिफ़ाइन हुई थी फ्लोरीन के लिए, और जो Ip डिफ़ाइन हुई है वो डिफ़ाइन हुई है F माइनस के लिए। नेक्स्ट वन, इधर की तरफ अगर मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफ़ाइन हुई है वो है Cl के लिए, और जो Ip डिफ़ाइन हुई है वो हुई है Cl माइनस के लिए। अब ज़रा चेक करें, हम यहाँ पर जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है। हम क्या कहते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर अगर कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन और क्लोरीन सेकंड और थर्ड पीरियड में कौन आगे आने वाला है? थर्ड पीरियड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका Ea ज़्यादा हो गया? क्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन का है वो इक्वल है Ip ऑफ Cl माइनस के, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन जो है वो इक्वल है Ip ऑफ F माइनस के। यहाँ से आंसर निकल के आया F माइनस और Cl माइनस में से किसका Ip ज़्यादा? Cl माइनस का। तो आंसर आपको देखो कैसे मिलेगा। जब हम Ip कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि Ip का आंसर इस तरह से देना है, सबसे कम पर होगा F माइनस, उसके बाद आएगा Cl माइनस, Cl माइनस से ज़्यादा आएगा Cl, और Cl से भी ज़्यादा आएगा F। फाइनल आंसर निकल के आया फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl माइनस और F माइनस। ये आखिरी आंसर है जो कि Ip के लिए करेक्ट होकर आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट के लिए आप जैसे कंपेयर करते हैं साइज से, Z इफेक्टिव से, आंसर निकाल दें। पर जो दोनों एनायन है उनको कंपेयर करना है तो एनायन का तरीका Ea से। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड वाले की ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से Cl माइनस का Ip ज़्यादा और F माइनस का Ip कम। सबसे कम F माइनस, Cl माइनस, Cl और फिर F, ये फाइनल सीक्वेंस बन के आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर इसको अप्लाई करना होता है और उनके लिए तरीका ये बनाया गया। जैसे कि इसके बाद वाले ग्रुप में अप्लाई करना होगा तो देखो क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फ़र, फिर आएगा S माइनस और फिर आ जाएगा O माइनस। इसके अलावा अगर बात करनी हो नाइट्रोजन फैमिली में तो सीक्वेंस बनेगा नाइट्रोजन, उसके बाद होगा फॉस्फोरस, देन आएगा P माइनस और उसके बाद आएगा N माइनस। तो ये सीक्वेंस है जिनकी हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं।
तो पहली बात तो ये निकल के आई थी कि आईपी और ईए दोनों बराबर नहीं हो सकते, आईपी और ईए में से हमेशा ज़्यादा आईपी की वैल्यू होती है। दूसरा पॉइंट कहा गया था कि जब भी आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए तरीके सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड वालों की ज़्यादा, लॉजिक दिया सेकेंड वाले, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगेगा और रिपल्शन लगने की वजह से ऐड करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, सेकेंड और थर्ड में थर्ड वाले। लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। वो एलिमेंट जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन रखते हैं वो पीछे की तरफ आते हैं, एंडो वाले को पीछे डालना होता है। जैसे सबसे पीछे इनर्ट गैस नियोन आई थी, फिर बेरिलियम को रखा, फिर नाइट्रोजन को रखा, S1 और P1 में चेंज कर देना होता है और बाकी लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव का सीक्वेंस होता है। तो ये तरीके हैं जब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जमानी पड़े। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो प्रोसेस बनता है एक्सो, दूसरा जोड़ते हैं तो एंडो। पहला वाला एक्सो है पर वो जनरली है क्योंकि पहला वाला कभी कभी एंडो बन सकता है, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना ऑलवेज एंडोथर्मिक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद जब माइनस आता है तो आने वाला माइनस और इलेक्ट्रॉन का माइनस ऑलवेज लगता है रिपल्शन, और रिपल्शन लगेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी वजह से प्रोसेस एंडोथर्मिक बनेगा। पॉली नेगेटिव एनायन जब भी बनाओगे प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा। तो ये कुछ एंडो और एक्सो को एक्सप्लेन करने के तरीके में काम आता है।